नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस सरस्वती विद्यालय के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, हमारा चल रहा था राजनीति विज्ञान कक्षा 12 से संबंधित चैप्टर चल रहे थे। इसकी पुस्तक खंड ब के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें कल हमने 10 विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज हम बाकी वाली 10 विशेषताओं का अध्ययन भाग 2 के अंदर कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, वो आज की विशेषता कौन कौन सी जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की जो विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। पहली है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, न्यायिक पुनर्विलोकन व संसदीय संप्रभुता, विश्व शांति का समर्थन, आपातकालीन उपबंध और एकल नागरिकता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के कल्याणों की व्यवस्था करना। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व विद्यार्थियों, मैंने कल बताया था कि 42वां और 44वां संविधान संशोधन। तो विद्यार्थियों, 44वां संविधान संशोधन सहित मैंने सन है जो 76 बता दिया था। 76 नहीं बल्कि 1978 है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था विद्यार्थियों, वो हुआ था हमारा 1978 में। तो शुरू करते हैं आज का जो विद्यार्थियों हमारा चैप्टर है, और इस चैप्टर का पहला बिंदु है आज हमारा, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो न्यायपालिका है, यानी जो भारतीय संविधान ने नागरिकों की रक्षा के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और नागरिकों देश की रक्षा के लिए और देश के संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। और जैसा कि हमें पता है कि भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी और उच्च न्यायालय यानी एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जो मुख्य न्यायाधीशों की स्थापना भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वही यदि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर यदि कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका के कानून, कार्यपालिका के आदेश और विद्यार्थियों व्यवस्थापिका के कानून, यदि संविधान की हम बात कर रहे हैं, कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका के कानून जो संविधान के, भारतीय संविधान की का उल्लंघन करते हैं या उनका हनन होता है उन कानूनों से, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। जो भारतीय न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जो न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों हमारा जो है कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है उसमें कठोरता भी पाई जाती है तो लचीलापन भी पाया जाता है, यानी भारत का संविधान मिश्रित संविधान है। देखो विद्यार्थियों, हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत हम बात करें तो अनुच्छेद 368
368 में संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है। संविधान संशोधन की व्याख्या भारत के अनुच्छेद 368 में की गई है। तो विद्यार्थियों 368 में हमने जैसा देखा कि संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है। तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान कठोर व लचीलापन कैसे है। तो विद्यार्थियों भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन करने के लिए, फेरबदल करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाकर उस जो बात पर या उस बिंदु पर संशोधन होता है, उस प्रावधान पर संशोधन होता है। और कुछ संशोधन ऐसे हैं यानी जिसको हम कह रहे हैं कि भाई उनके अंदर फेरबदल करने के लिए, उन प्रावधानों के अंदर चेंजेस करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत के संविधान के अंदर कठोरता पाई जाती है। इसलिए भारत के संविधान के अंदर क्या पाई जाती है? कठोरता पाई जाती है। और कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसको एक साधारण बहुमत के द्वारा जो है उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, उन प्रावधानों के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए उसको लचीलापन भी कहा जाता है। तो इसलिए भारत के संविधान में लचीलेपन और कठोरता दोनों की जो है व्यवस्था, मतलब दोनों का मिश्रण है। तो भाई ये कठोरता का जो प्रावधान भारत के संविधान ने ग्रहण किया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये जो संविधान है इंग्लैंड के संविधान या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोनों ही कंफ्यूज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः वीडियो को रिवर्स ले लेना, पुनः देख लेना, समझ में नहीं एक 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार देख लेना, और जो बिंदु समझ नहीं है एक बार कमेंट में लिख देना ताकि पुनः अगले वाले वीडियो में आपको समझा सकूं। तो हमारे भारत के अंदर जो न्यायिक पुनर्वलोकन और संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है, मध्य मार्ग को अपनाया गया है। और भारत के संविधान को मजबूत बनाने के लिए जो भारत में संसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, संसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और भारत के संविधान में संसद को क्या है भाई? सर्वोच्च स्थान है। और इसी संसद की व्याख्या करने का जो अधिकार वो दिया गया है न्यायपालिका को। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कुछ प्रावधान, कुछ विधियां, कुछ कानून यदि संविधान के अनुरूप न हो, यदि संविधान की भावना को ठेस पहुंचाए, तो न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। समझ में आया? अगला है विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन। हमने विद्यार्थियों एक आपने कभी देखा होगा या आपने कहीं सुना होगा वासुदेव कुटुंबकम, यानी समस्त पृथ्वी एक परिवार है। तो भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत विश्व में शांति का समर्थन करता है। और भारत के संविधान यानी भारत का शुरू से ही, जब से भारत बना है, यानी आज से कई लाखों वर्ष पूर्व जब भारत की उत्पत्ति हुई है, उस समय से भारत का आदर्श वाक्य रहा है वासुदेव कुटुंबकम, यानी समस्त पृथ्वी यानी पूरा संसार एक परिवार है। पूरा संसार क्या है? एक परिवार। तो विद्यार्थियों पूरा संसार एक परिवार है, उसके तहत ये भारत का शुरू से ही आदर्श वाक्य रहा है।
तो भारत ने विश्व शांति का समर्थन किया है। कहने का तात्पर्य है कि भारत का संविधान में ये उल्लेखित है ना तो भारत किसी देश की सीमाओं के अंदर अवैध कब्जा करता है और न ही किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत हस्तक्षेप करता है, और न ही यदि कोई अन्य देश भारत की सीमा के अंदर आता है तो भारत उसको बर्दाश्त करता है। इसी वजह से जो है भारत, हम कह सकते हैं कि भारत जो विश्व शांति का क्या करता है, समर्थन करता है। बिना वजह के युद्ध को भारत नहीं चाहता, न तो भारत किसी देश की सीमाओं में हस्तक्षेप करता है, न ही अब दूसरे देश को अपने देश की सीमाओं में हस्तक्षेप। संविधान में यह कहा गया है अनुच्छेद 51 के तहत कि राज्यों का ये कर्तव्य है कि वह दूसरे देशों की सीमाओं की रक्षा करें, या राज्यों का कर्तव्य है कि दो देशों के मध्य शांति स्थापना का कार्य करें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व शांति का भारत एक समर्थक है। अगला बिंदु है विद्यार्थी हमारा आपातकालीन उपबंध। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि भारत में इमरजेंसी यानी ऐसी स्थिति कुछ हो जाए तो भारत में आपातकाल लगाए जा सकते हैं। और आपातकाल की तो संविधान के भाग 18 में जो है आपातकाल का उल्लेख मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण, अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति में जो है राष्ट्रपति पूरे देश के अंतर्गत आपातकाल इमरजेंसी लागू कर सकता है, पूरे देश की कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत विद्यार्थियों संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि ऐसा लगे कि भाई संविधान विफल होने वाला है, संविधान की जो है खतरे में है, तो उस समय भी आपातकाल किसी देश, पूरे देश या देश के किसी भूभाग पर, देश के किसी हिस्से में जो ये आपातकाल का उपबंध लगाया जा सकता है। फिर तीसरा है विद्यार्थियों 360 के तहत वित्तीय संकट की स्थिति में, यदि देश के अंदर वित्तीय संकट आ जाता है, यानी अर्थ की कमी हो जाती है, धन की कमी हो जाती है, तो भी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। तो इन तीनों स्थिति में देश के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है और वो अपनी सारी की सारी कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले लेता है। इस प्रकार देश को एक बड़ी विकट परिस्थितियों से उबारा जा सकता है। भारत में एक बार इमरजेंसी हुई थी इंदिरा गांधी के समय, फिर विद्यार्थियों ये हो गया था, एक बार पुनः देख लेना 352 के तहत बाहरी आक्रमण के समय जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता 356 और 360 में जो है आपातकाल की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में भी जो बाहरी ये आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग 18 में उल्लेखित है। तो अब हम बात करते हैं, अगला बिंदु है हमारा एकल नागरिकता। नागरिकता तो ये आपको मैं बता दूं सीधी कि कई देशों में दो ही नागरिकता है, राज्यों के लिए अलग नागरिकता है और केंद्र में, संघ में अलग नागरिकता है। परंतु भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में चाहे वो किसी भी कोने का रहने वाला है, उसकी अकेली नागरिकता है, वो केवल क्या है, वो केवल और केवल भारतीय है। तो वो केवल और केवल भारतीय है। और यानी आपने वो कदम सुना होगा आई एम इंडियन। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। यदि आपको कोई भी पूछे तो आपका पहला सवाल होगा आप कौन हो, कि मैं इंडियन हूँ, यानी मैं भारतीय हूँ। तो ये व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि इससे हमारे देश की एकता बनी रहे। देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, जो एकता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में एकल नागरिकता का जो विद्यार्थियों प्रावधान दिया गया है। तो देखो एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनना, समझ नहीं आए तो वीडियो 2 बार देख लेना, वीडियो 3 बार देख लेना,
और फिर भी समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर वो बिंदु मेरे समझ में है, मैं अगले दिन आपको वो बिंदु अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। फिर हमारा अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आज का 7वां और इस अध्याय का 17वां बिंदु है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। स्थापना का आदर्श। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की 17वीं विशेषता यह है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। यानी भारत में शुरू से ही लोक कल्याण की भावना रही है भारतीय संविधान में। यदि हम बात करें लोक कल्याण की विद्यार्थियों, स्पष्ट होता है कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की थी। और हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, जिसके तहत हम देखते हैं विद्यार्थियों कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसके लिए पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन, कपड़े और अन्य जो रहने की अन्य और सुविधाओं की जो है व्यवस्था करने का भी जो है उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के तहत किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना का एक आदर्श है। फिर आज का अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अंतिम बिंदु है वो है आपके अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, हमें पता है कि भारत में बहुत से लोग अनेक धर्मों का जो भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत में कुछ अल्पसंख्यक है, कुछ पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए भारत के संविधान में जो है विद्यार्थियों विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि हम बात करें विद्यार्थियों अनुच्छेद 330 व 332 के तहत, अनुच्छेद 330 व 332 के तहत हम देखते हैं कि जो भारत की संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और भी जो कार्यपालिका विधायिका हैं, उसमें 330 व 332 के तहत अल्पसंख्यक यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष स्थान यानी विशेष वर्ग पर आरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 335 के तहत, अनुच्छेद 335 के तहत जो विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत जो उन यानी अल्पसंख्यक लोग हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था इन अनुच्छेद 335 के तहत, अनुच्छेद 335 के तहत लोकसभा और विधानसभा में सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार ये आज का हमारा चैप्टर था, समाप्त हो रहा है और ये जो 18 भारतीय संविधान की विशेषता थी वो समाप्त हुई। धन्यवाद।